गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम जो है पूर्व की आज जो कक्षा में हमने विद्यालय प्रबंधन का अर्थ, परिभाषा और क्षेत्र का अध्ययन किया था, आज विद्यालय प्रबंधन के उद्देश्य और प्रकार का अध्ययन करेंगे। ठीक है। विद्यालय प्रबंधन से क्या तात्पर्य है? विद्यालय की व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए जो एडमिनिस्ट्रेटिव द्वारा प्रबंधन किया जाता है, मानवीय और भौतिक संसाधनों को ध्यान में रखकर जो प्रबंधन किया जाता है, उसे विद्यालय प्रबंधन कहते हैं। एक विद्यालय का मैनेजमेंट उसका दर्पण होता है, उसके प्रधान अध्यापक के कार्यशैली का दर्पण होता है, जिसको देखकर ही विदित हो जाता है कि इस संस्था का मैनेजमेंट किस तरीके से कार्य कर रहा है। इसके लिए किसी को कुछ बताने की या समझाने की आवश्यकता नहीं होती है। संस्था की प्रगति और अवनति ये उसके मैनेजमेंट पर निर्भर करती है। जो मैनेजमेंट अच्छा होता है, व्यवस्थित होता है, भौतिक और मानवीय संसाधनों का समन्वय करके किया जाता है, और तात्पर्य दूसरा ये माने कि जो हम कार्य कर रहे हैं, जिस कार्य को हम जिस उद्देश्य को लेकर कर रहे हैं, उस उद्देश्य की यदि उसमें प्राप्ति होती है या उसकी प्राप्ति में हमको सफलता मिलती है, तो इसका मतलब ये है कि मैनेजमेंट सही है, प्रबंधन सही है। तो मैनेजमेंट करने के में बहुत सी बातों का ध्यान रखना पड़ता है। प्रमुखता जो है मानवीय और भौतिक संसाधन जो दो होते हैं, ठीक है, जिनका तालमेल बैठाते हुए, जिनका समन्वय करते हुए एक विद्यालय के संस्था प्रधान को विद्यालय को चलाने के लिए मैनेजमेंट करना पड़ता है। फिर इसका रिजल्ट, सफलता जो है, सफल मैनेजमेंट के ऊपर निर्भर करती है। तो जो घर में हम यदि घर की भी मैनेजमेंट है, तो घर की गृहिणी यदि कुशल है और उसको कार्य कुशलता में पारंगतता है, या हम ये कहें कम साधन सुविधाओं में अधिक कार्य को संपन्न कराने की जो उसमें विद्वता है, तो उसका मैनेजमेंट प्रभावी होगा। कुछ गृहिणियों का घर का प्रबंधन बहुत ही व्यवस्थित, जब हम उसके घर में जाते हैं और हम उनको देखते हैं, उसकी साज संभाल को देखते हैं, उसको देख के ही हमको विदित हो जाता है कि फला गृहिणी का जो है मैनेजमेंट कैसा चल रहा है, किस तरीके से घर का को व्यवस्थित उसने रखना है। और कुछ जो होते हैं उनमें साधन सुविधाएं, भौतिक संसाधन इत्यादि भी की पर्याप्त कुशलता होती है, परंतु उसको व्यवस्थित रूप से चलाने का मैनेजमेंट उनके पास नहीं होता है, इसलिए उनका कोई भी कार्य जो है सही ढंग से नहीं चलता है। तो आज हम जो है उसका उद्देश्य जो है क्या है, उस और प्रकार तो का अध्ययन करेंगे। पहला है उद्देश्य। विद्यालय प्रबंधन का उद्देश्य जो है, पहला उद्देश्य है अध्ययन अध्यापन का किस उद्देश्य को लेकर मैनेजमेंट किया जा रहा है। क्योंकि हम जो मैनेजमेंट कर रहे हैं वो किसी ना किसी रीजन को, किसी उद्देश्य को, किसी सफलता को लेकर हम करेंगे। तो पहला उद्देश्य है जो विद्यालय का प्रबंधन कर रहे हैं, उसका पहला उद्देश्य है अध्ययन अध्यापन के लिए उचित वातावरण उत्पन्न कराना। कि क्योंकि विद्यालय एक शैक्षणिक संस्था है
और शैक्षणिक संस्था का जो उद्देश्य है विद्यार्थियों के ज्ञान में वृद्धि करना माना गया है। तो ज्ञान में वृद्धि के लिए जो शैक्षणिक गुणवत्ता से संबंधित मैनेजमेंट है कि बालकों को कितना जो है शैक्षणिक ज्ञान कितना दिया जा रहा है, किस स्तर का दिया जा रहा है, कैसे दिया जा रहा है, कौन कौन सी टेक्नोलॉजी का उसके अंदर उपयोग किया जा रहा है, ये अध्ययन अध्यापन के अंतर्गत आता है। कि अध्ययन अध्यापन से तात्पर्य यही है कि वहां पर पढ़ाने वाले टीचर किस स्तर के हैं, क्या ट्रेंड है या नहीं है, और टीचरों को जो सेवारत प्रशिक्षण प्रोग्राम जिससे उनके ज्ञान में वृद्धि होती है या उनका ज्ञान अपडेट होता है, उसका अवसर उनको मिला हुआ है या नहीं है, और जो अवसर उन्होंने से प्रशिक्षण प्राप्त किया है उस प्रशिक्षण से बालकों को वो अवगत करा रहे हैं या नहीं करा रहे हैं, नई नई टेक्नोलॉजी का उपयोग कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, इत्यादि संपूर्ण बातें जो हैं अध्ययन अध्यापन के अंतर्गत आती है। और उसके लिए बालकों को एक उचित माहौल उत्पन्न करके शिक्षण कार्य कराया जाना चाहिए। पढ़ाई के लिए ये माना जाता है कि माहौल का होना, वातावरण का अनुकूल होना अनिवार्य है। यदि हम ये सोचें कि बहुत शोरगुल का माहौल है, जहाँ बहुत सारे गाने चल रहे हैं या अलग प्रवृत्ति का वहाँ पे अधिक बोलबाला है, तो हम बालकों में जो शिक्षा प्राप्त देना चाहते हैं वो शिक्षा बालक उसको ग्रहण नहीं करेंगे, क्योंकि उनका जो कंसंट्रेशन है, जो एकाग्रता है, वो बालक शिक्षा में एकाग्रता का होना अनिवार्य है। और वो वातावरण जब बालक को नहीं मिलेगा तो शिक्षक क्या पढ़ा रहा है, क्या समझा रहा है, क्या बता रहा है, बालक उसका लाभ नहीं लेगा। तो विद्यालय का मैनेजमेंट में सबसे प्रमुख उद्देश्य है कि जो वातावरण है वो अध्ययन अध्यापनमय होना अनिवार्य है, तभी बालक जो है नई नई खोज करने की, नई नई ज्ञान को जानने की और अग्रसर होगा। दूसरा है मानवीय व भौतिक संसाधनों, मानवीय व भौतिक संसाधनों का उचित प्रयोग। जो मानवीय, क्योंकि किसी भी संस्था में यदि भौतिक संसाधन पर्याप्त हैं और मानवीय संसाधन नहीं है तो उस मानवीय भौतिक संसाधनों का उपयोग कौन करेगा, प्रश्न आ जाता है। तो भौतिक और मानवीय संसाधन जो उचित वातावरण उत्पन्न करने के लिए बहुत ही अनिवार्य होते हैं, उसमें दोनों में संसाधनों का उचित प्रयोग करने वाला होना चाहिए, दोनों का सामंजस्य जो है सुचारू होना चाहिए। यदि मानवीय संसाधन ज्यादा है और भौतिक संसाधन कम है तो भी जो है कार्य जो है बाधित होगा और जो कार्य करना चाह रहे वो नहीं हो पाएगा। तो दोनों का समुचित उपयोग करते हुए, अधिक से अधिक इनका उपयोग करते हुए एक अध्ययनमय वातावरण को उत्पन्न करना या शैक्षिक गुणवत्ता को बढ़ाने वाले वातावरण को उत्पन्न करना मानवीय और भौतिक संसाधनों का प्रमुख उद्देश्य होता है, जो एक शिक्षण के लिए या बालकों को शिक्षा प्रदान करने के लिए या विद्यालय को व्यवस्थित रूप से चलाने के लिए बहुत अनिवार्य होता है। तो मानवीय और भौतिक संसाधनों का भी उचित मैनेजमेंट इसमें होना अनिवार्य है। तीसरा है शिक्षकों तथा कर्मचारियों में आत्मविश्वास
उत्पन्न करना। कॉन्फिडेंस जो होता है वो व्यक्ति का कार्य करने के अंदर बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। विदाउट कॉन्फिडेंस के हम जो है किसी भी कार्य को करने में बहुत झिझक महसूस करते हैं। जब हम कोई भी कार्य सर्वप्रथम करते हैं तो उस काम में हम जो है त्रुटि हो जाती है या कुछ कमी रह जाती है। तो इसका परिणाम यह नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि गलत कार्य के लिए उसको जो है प्रताड़ित किया जाए या दंडित किया जाए, ठीक है, चाहे वो विद्यार्थी हो चाहे वो शिक्षक हो, ठीक है। परंतु ये भी जरूरी है कि गलती को करने के बाद यदि उन्हें बार बार वो गलती हो रही है, इसका मतलब जानबूझ के जो है गलती की जा रही है। तो जो शिक्षक है और जो कर्मचारी हैं जिनसे हमको कार्य कराना है, संस्था प्रधान को कार्य कराना है, तो उसके लिए अपने अधीन जो कर्मचारी हैं उनके अंदर आत्मविश्वास की भावना जागृत करना अनिवार्य है। और वो आत्मविश्वास की भावना कब जागृत होगी? जब उसको अपने कार्य में पारंगतता या अपने विषय में पारंगतता या अपना जो भी सब्जेक्ट है या जो कार्य है उसमें कुशलता हासिल होगी। तो आत्मविश्वास जागृत करने के लिए अधिक से अधिक उनको अवसर कार्य करने के लिए दिए जाने चाहिए और उनके कार्य में त्रुटि यदि रह जाती है तो उस त्रुटि को सुधारात्मक रूप से पर्यवेक्षण करके सुझाव देके उन त्रुटियों को सुधार करने का प्रयास करना चाहिए, ना कि दंड देके, क्योंकि दंड देने से जो है भविष्य में उस काम को करने से पहले हमारे अंदर एक भय का वातावरण उत्पन्न हो जाता है और डेफिनेट यदि गलती नहीं हो रही होगी तब भी हमारे अंदर उसमें गलती होगी। इसलिए आत्मविश्वास जो है अपने कर्मचारियों के अंदर उत्पन्न करने के लिए अधिक से अधिक उनको प्रशिक्षण के साधन उपलब्ध कराने चाहिए, अधिक से अधिक अवसर उपलब्ध देने चाहिए, जिससे व्यक्ति जो है जब कार्य करेगा तो उसके अंदर जो है एक कॉन्फिडेंस आता चला जाएगा। और जब हम कार्य नहीं करते हैं तो हमारे को जो है उसमें डर लगता है। चौथा है जटिल शैक्षिक कार्यों को सरल बनाना। देखिए, क्योंकि जब हम पढ़ाते हैं तो कभी-कभी कुछ ऐसी परिस्थिति शैक्षणिक मैटर को लेके उत्पन्न हो जाती है या उस विषय में कुछ ऐसे टॉपिक आ जाते हैं जो समझने में कठिन आते हैं या समझ नहीं आते हैं। तो उनको सरल बनाने के लिए नई नई टेक्नोलॉजी, नए ज्ञान से संस्था के प्रमुख को अपडेट होकर उनके कार्य को के बारे में जानकारी देना और उस कठिन कार्य को सरल बनाना है। जब हम शिक्षण करते हैं तो शिक्षण का ये एक प्रमुख सूत्र माना गया है कि शिक्षण जो है सरल से कठिन की ओर होना चाहिए। बालक के सामने यदि विषय से संबंधित ज्ञान जो बालक के स्तर के अनुसार नहीं है उसको प्रस्तुत कर दिया जाए तो बालक जो है उससे डर जाएगा और उसको समझने की कोशिश नहीं करेगा और उसको ना ही समझ आएगा। तो बालक को जब हम शिक्षण कार्य कक्षा में प्रारंभ करते हैं तो हम पूर्व ज्ञान से जो है अज्ञात ज्ञान की ओर ले जाते हैं, जो आप प्रस्तावना भी करते हो या ये शिक्षण का सूत्र है कि सरल से कठिन की ओर होना चाहिए। बालक को धीरे धीरे हम कठिन विषय वस्तु की ओर ले जा सकते हैं। पहले जो सरल जिसके बालक जानता है, जो उसके स्तर के अनुसार है, उतना ही ज्ञान दिया जाना चाहिए। वैसे ही वहाँ के कर्मचारी और शिक्षकगण, क्योंकि परिवर्तन हर चीज में समय और परिस्थिति की मांग के अनुसार होता है। यदि हम उसके अनुसार परिवर्तन नहीं करते हैं तो हम पुराने मूल्यों को ही जो है बोलते जाते हैं और हमारी जो व्यवस्था
अधीन कर्मचारियों को उसको प्रशिक्षण दिलाकर उस कार्य को सरल करना है। एकदम से किसी भी कठिन परिस्थिति को सामने प्रस्तुत करने से अंजाम ये होता है कि कार्य करने वाला उससे दूर भागने लग जाता है, क्योंकि उसको उसमें रुचि नहीं है, ना ही वो समझ आ रहा है। तो उस कार्य को पहले सरल बनाने के अवसर अधिक से अधिक प्रदान करने चाहिए, जिससे जब वो कॉन्फिडेंट हो जाएगा कि मेरे को ये काम आ गया है। हर व्यक्ति हर चीज में पारंगत नहीं होता, ये भी निश्चित है, क्योंकि जनरेशन गैप जो होता है, नई नई टेक्नोलॉजी का जो गैप है, जो ज्ञान है, वो हर किसी के पास नहीं होता है। जो बालकों के पास आज टेक्नोलॉजी का ज्ञान है वो हमारे पास नहीं है। आप लोगों के पास जो जितनी अधिक टेक्नोलॉजी की जानकारी है उतनी अभी हमारे पास नहीं है। इसका रीजन है कि हमारे समय में वो टेक्नोलॉजी नहीं थी। अब हम उसको सीखने का प्रयास कर रहे हैं और आप उससे शुरू से ही परिचित होते चले जा रहे हो। तो कार्य को सरल बनाकर कार्य का प्रबंधन करना जो है एक मैनेजमेंट करता, एक कुशल मैनेजमेंट करता वो कर सकता है। जब कार्य सरल होता है तो सभी उसको करने की कोशिश करते हैं, कठिन कार्य से सभी दूर भागते हैं। और जब कार्य कठिन होगा और समझ नहीं आएगा तो कोई भी उसको करने की कोशिश नहीं करेगा। नेक्स्ट है निरंतर मूल्यांकन। निरंतर मूल्यांकन को प्रभावी बनाना। इवैल्यूएशन जो है, मूल्यांकन जो है, जब किसी कार्य को किया जाता है तो कार्य सही है या गलत है, इसका ऑब्जर्वेशन एक कुशल प्रशिक्षण प्राप्त कुशल प्रशासक ही कर सकता है कि कार्य सही चल रहा है या नहीं चल रहा है। तो कार्य जो भी मूल्यांकन किया जा रहा है, बालकों का हो चाहे अपने अधीन कर्मचारियों का हो, शिक्षकों का हो, तो उसके लिए पर्यवेक्षण को भी जो है उसका ज्ञान होना अनिवार्य है। यदि उसको उसका ज्ञान नहीं होगा तो वो कार्य में गलत दिशा निर्देश दे सकता है। तो निरंतर कार्य का मूल्यांकन होते रहना चाहिए और उसको सुधारात्मक रूप में सुझाव देकर उसमें को सही करने का प्रयास करना चाहिए। बालकों का जो है एग्जाम्स लेके जो एग्जाम लिए जाते हैं, यूनिट टेस्ट है, आर्मली है, ईयरली है, उसके माध्यम से बालक की शैक्षणिक ज्ञान को के बारे में जानकारी प्राप्त होती है कि बालक ने जो हमने पढ़ाया है उसको कितना ग्रहण किया है, सीमा तक करा है या नहीं किया है, या उसको और अधिक उपचारात्मक शिक्षण या विज्ञानात्मक शिक्षण देने का की आवश्यकता है या अतिरिक्त टाइम देने की आवश्यकता है, जिससे जो है हमारी शैक्षणिक गुणवत्ता जो एक विद्यालय का प्रमुख हथियार होता है उसको उन्नत किया जा सकता है। नेक्स्ट है प्रयोग तथा अनुसंधान। के अवसर प्रदान करना। शिक्षकों को नई नई खोज करने के लिए मोटिवेट करना या अधिक से अधिक अनुसंधान करने के अवसर करने के लिए प्रेरित करना, अवसर उपलब्ध कराना, इसके लिए जो भी साधन सुविधाएं या वित्तीय आवश्यकता की आवश्यकता पड़ती है वह उपलब्ध कराना एक प्रशासक के लिए अनिवार्य है। यदि अपने शिक्षकों को इसका अवसर प्राप्त नहीं होगा तो वो नई नई जानकारियों के से अवगत नहीं होगा या नई नई खोज के लिए प्रेरित नहीं होगा। तो अधिक से अधिक अनुसंधान के अवसर उपलब्ध कराना ही कराकर एक प्रभावी मैनेजमेंट किया जा सकता है, जिससे हम जो है नई नई जानकारियों से अवगत होंगे और उन जानकारियों को अपने कार्य में इम्प्लीमेंट करेंगे। उसको फील्ड में जब हम काम करेंगे तो उसको अप्लाई करने
करेंगे। यदि हमको उसकी जानकारी नहीं है और उसके बारे में पता ही नहीं है तो हम जो है फील्ड में भी उसको अपनाएंगे नहीं, वही इसी पुरानी पद्धति के आधार पर कार्य करने का प्रयास करेंगे। नेक्स्ट है ये इस प्रकार से जो है जो विद्यालय में मैनेजमेंट किया जाता है इसके ये प्रमुख उद्देश्य माने गए हैं, जिसके आधार पर एक संस्था प्रधान अपने विद्यालय में प्रभावी तरीके से विद्यालयों को चलाने में या व्यवस्था को सुचारू रूप से चला सकता है। अब है प्रकार। विद्यालय प्रबंधन के प्रकार दो प्रकार बताए हैं कि एक प्रशासक जो है किसी भी व्यवस्था का मैनेजमेंट करने में दो तरीके अपनाता है। एक है पहला है निरंकुश प्रबंधन और दूसरा है प्रजातांत्रिक प्रबंधन। ठीक है, आज आप देखते हैं हमारे यहाँ जो भारत में प्रजातांत्रिक व्यवस्था के आधार पर प्रजातंत्र चल रहा है या व्यवस्था चल रही है। बाहर के बहुत से देशों में जो है निरंकुशवादी मैनेजमेंट या कम्युनिस्ट का बोलबाला है। जो अभी आप यदि न्यूज़ देखते होंगे तो उत्तरी कोरिया या चीन या बहुत सारे देशों में जो है कम्युनिस्टवाद चल रहा है और उसमें वहाँ एक ही राजा होता है और अपनी जो अपने ही अनुसार या अपने स्वार्थ के अनुसार अपने देश की व्यवस्था को चलाने की कोशिश कर रहा है। इससे जनता के अंदर आक्रोश की भावना का उदय हो रहा है। जनता अपने नेतृत्व करने वाले नेता के साथ में नहीं है और उनको दुख यातना मिल रही है। तो मैनेजमेंट जो है दो तरीके का माना गया है। पहला है निरंकुश प्रबंधन और दूसरा है प्रजातांत्रिक निरंकुश मैनेजमेंट जो होता है इसमें जो मैनेजमेंट करता अपने आप को ही सर्वोपरि मानता है। अपने अधीन कर्मचारियों की भावनाओं को, उनकी इच्छाओं को उसमें किसी भी प्रकार का कोई अवसर नहीं मिलता है। जो वो कर रहा है चाहे उससे दूसरे को नुकसान ही क्यों ना हो रहा हो, वो उसी को सही मानता है। ये इस प्रकार के मैनेजमेंट से के द्वारा यदि कार्य करने का प्रयास किया जाता है तो एक भय का वातावरण हो जाता है। डर से हम किसी से लंबे समय तक कार्य नहीं करा सकते या अपनापन नहीं हासिल कर सकते। उसके लिए हमको जो है उसमें सहयोग और प्रेम की भावना होनी अनिवार्य है। और प्रजातांत्रिक जो होता है वो सबको साथ में लेकर प्रेम और सौहार्द के या उसकी भावनाओं को ध्यान में रखकर जो प्रबंधन किया जाता है वो प्रजातांत्रिक प्रबंधन कहलाता है, जिसमें सभी की इच्छा के अनुसार उसके ज्ञान, उसकी रुचि इत्यादि को ध्यान में रखकर कार्य करने के लिए दिया जाता है। जब हम किसी को कार्य कराते हैं तो हम प्रेम के द्वारा किसी भी कार्य को करा सकते हैं और आदेश या यातना के द्वारा हम किसी से अच्छे कार्य की उम्मीद नहीं कर सकते हैं। इसके लिए जो है जो मैनेजमेंट करता है वो प्रजातांत्रिक मूल्यों को लेकर यदि मैनेजमेंट करता है तो उसका मैनेजमेंट सही होता है। आज आपका गृह कार्य का क्वेश्चन है विद्यालय प्रबंधन
रहिए, अपने हाथों को बार बार में धोते रहिए, गर्म पानी का नियमित रूप से प्रयोग कीजिए। विटामिन सी से युक्त भोजन का अधिक से अधिक उपयोग